हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अश्विनी जी एस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज हिस्ट्री क्लास में आपके सामने लेकर आई हूँ। आपके स्क्रीन पे आपको जैसे आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। और हिस्ट्री में आज हमने खिलजी डायनेस्टी को आज हम ख़त्म करके तुगलक डायनेस्टी को स्टार्ट कर देंगे। खिलजी डायनेस्टी का आपने आप देखेंगे आपको मैं पहले भी बता दी हूँ, और इस क्लास में भी आपको मैं बता रही हूँ कि सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे कम समय तक राज करने वाला वंश खिलजी वंश था, जिसने मात्र 30 साल तक 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। पहला इसका जो संस्थापक होता है वो जलालुद्दीन खिलजी होता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी उसको मार के बनता है शासक। और अलाउद्दीन खिलजी का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में आज हम जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने से एक मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने से, इस वीडियो को इस क्लास से मैक्सिमम बच्चों को जोड़ने से हमसे और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि हम अपने जो पढ़ाने का जो हमारा तरीका है और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं एकदम छोटा छोटा करके एकदम इजी वे में एकदम आसानी से आपको समझाते जा रहे हैं। जिन बच्चों को ये सब सब्जेक्ट समझ में नहीं आते होंगे वो भी पढ़ सके, वो भी समझ सके, और बिल्कुल फ्री में आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा ये देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का जो क्लास में आज हमारा चल रहा है, इसे कंप्लीट करके हम तुगलक डायनेस्टी में चलेंगे। तो ये कौन था, इसको आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन का बेटा था। इसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अब इसके बारे में देखिए क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने जब तक पढ़ा था तो वो एक होता है उग्र विचारधारा वाला इंसान, कठोर शासन के उसके नियम होते हैं, और नए नए बहुत सारी व्यवस्थाओं का वो पदार्पण वो करता है, नई नई व्यवस्थाएं करता है। मैक्सिमम कर लेने वाला इंसान होता है, जो आधा कर लेता है। किसानों का उपज का 1/2% कर लेता था। वो अपनी जनता के पास धन इकट्ठा नहीं होने देता था, बहुमूल्य वस्तुएं इकट्ठी नहीं होने देना चाहता था, और ताकि उसका कोई विद्रोह ना करे, इसके लिए उसके नियम बहुत कठोर थे। उसने बहुत अन्य कई प्रकार के बाजार नियंत्रण, घोड़े को दागने की, हुलिया प्रथा, कई तरह की उसने व्यवस्थाएं लागू की। और वो दिल्ली का एक ऐसा शासक बना जो सूफी संतों से उसने दूरी बनाई। अपने पहले जो शासक हुए हैं जितने भी, तो वो सूफी संतों को अपने दरबार में बहुत संरक्षण प्रदान करते थे, इज्जत देते थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी ऐसा हुआ था जो सूफी संतों से दूरी बना कर रखता था, अपने आप को सर्वोपरि समझता था सबसे। वो किसी के अधीनता, किसी की मतलब बात सुनने का वो नहीं करता था, वो सब अपने मन से करता था। और दूसरा बात कि दिल्ली का ऐसा सल्तनत जिसने खलीफा से बढ़ के अपने आप को बताया, वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने और क्या किया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत पर आक्रमण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। सर्वप्रथम जीता किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब खिलजी के बारे में इतना पढ़े। सर्वप्रथम दक्षिण भारत में किस पर आक्रमण किया था, तो रामचंद्र देव को किया था। रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था, पता है ना आप लोगों को। ये सब बातें मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दी हूँ। इसको बस रिवीजन के तौर पर एक शॉर्ट रिवाइज आपको मैं करा रही थी, ताकि आप भूले नहीं पीछे हमने क्या पढ़ा था। और नेक्स्ट अब न्यू फ्रेश जो टॉपिक है उसको अब हम लेकर चलेंगे। तो उसी का जो बेटा होता है, जब वो सिंहासन पर बैठता है, मतलब मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जब बैठता है ऊपर सिंहासन पर, तो वो देखिए क्या करता है कि पिता के द्वारा लगाए गए सभी कठोर कानूनों को रद्द करता है, सबको हटा देता है, और राजनीतिक बंदी को रिहा करने का काम करता है मुबारक खिलजी ने अल इमाम खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि धारण करता है। ठीक है। इसकी हत्या खुसराव यानी कि इसका जो वजीर होता है खुसराव शाह करता है, और स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो देखिए इसके बारे में बहुत कम हमें जानना है, इससे ज़्यादा हमें क्वेश्चन हमको नहीं पूछा जाएगा। और बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे कि बस ये हेडिंग बता दिया जाता है कि इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह उसका बेटा बैठता है 4 साल के लिए, और इसके बारे में और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो
इससे आगे हम चलेंगे। इसके बाद इसकी हत्या कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो इसका बस यही कार्य होता है कि अपने पिता के द्वारा जो कठोर कानून बनाए गए हैं उसे बस समाप्त करने का कार्य करता है, और इसके कार्य कुछ नहीं है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य इसने नहीं किया जिससे हमें पढ़ा जा सके, जिसे पढ़ाया जा सके बच्चों को। तो इसकी हत्या कौन करता है? तो इसके वजीर, आज का जो प्रधानमंत्री का पद है उसमें वो वजीर कहलाता था वो पद, तो इसका जो वजीर था खुसरो शाह, वो इसकी हत्या कर देता है मुबारक खिलजी की। उसके बाद क्या करता है? तो हत्या करके और स्वयं शासन करता है, बैठता है स्वयं गद्दी पर। लेकिन ये भी लंबे समय तक गद्दी पर नहीं बैठ पाता है, इसे भी हटाता है और दिल्ली पर फिर तुगलक डायनेस्टी का राज आ जाएगा। मात्र 20-30 सालों के लिए खिलजी डायनेस्टी का चलता है शासन। मात्र 30 साल के लिए दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए। पहला था गुलाम वंश, ठीक है, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश, फिर आएगा लोदी वंश। तो सबसे कम किसका रहा? तो सबसे कम रहता है खिलजियों का शासन, सबसे कम रहता है, और सबसे अधिक तुगलक का रहता है, ठीक है। तुगलक का रहता है, देखेंगे, या लोदी का रहता है। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आपको मैं गलत कुछ नहीं देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं क्लियर नहीं बता रही हूँ। अभी आगे चलते हैं, पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी का नींव कौन रखता है? तो खुसरो शाह को हटाकर दीपालपुर का सूबेदार, देखिए इसे देख लीजिए, खुसरो शाह कौन होता है? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान। बाकी अभी तक जितने दिल्ली सल्तनत के शासक हुए सारे के सारे बाहर के, विदेशों के मुसलमान दिल्ली पर शासन करते रहे। प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो शाह रहा जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम कौन था? तो खुसरो शाह था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक बैठ ना सका। दीपालपुर उसके सीमांत प्रदेशों का एक गवर्नर हुआ करता था, गाजी मलिक। तो ये जो गाजी मलिक जो होता है इसे मारकर और गद्दी पर बैठ जाता है। किसे मारकर? तो खुसरो शाह को मारकर उसी का सूबेदार, खुसरो शाह का सीमांत प्रदेशों का सूबेदार गाजी मलिक, वो खुसरो शाह को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठते समय बताया है ना आप लोगों को कि सारे जितने भी शासक हुए गद्दी पर बैठते समय वो अपना नाम चेंज कर लेते थे और उपाधि भी ले लेते थे। दूसरी उपाधि के साथ अपने उपाधि को, नए नए उपाधि धारण करके वो गद्दी पर बैठते थे, ठीक है। तो वो जब गद्दी पर बैठने लगा तो कौन सा उपाधि लिया? तो वो गयासुद्दीन तुगलक का उपाधि लेकर गाजी मलिक जो होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पॉइंट सारे नोट करते जाइएगा। और जो भी आप जहाँ भी इससे पहले पढ़े होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। ऑफलाइन पढ़े होंगे, ऑनलाइन भी कुछ बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से आपको एकदम रियल बेसिस करके, जैसे कहानी इतिहास का मतलब ही होता है बच्चों कहानी स्वरूप में पढ़ाने के लिए, आपको पॉइंट बस रटवाया नहीं जा रहा है, पॉइंट बस लिखवा के आपको रटवाया नहीं जा रहा है। क्योंकि जब आप रट के चलेंगे ना, पढ़ के आप चलेंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में बस उन्हीं चीज़ों को लिख सकते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट आए। पॉइंट से थोड़ा सा भी आउट ऑफ लीक क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ चुपचाप बैठ जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरा यही मोटो है कि आपको पॉइंट के ऊपर नीचे की जानकारी भी, मतलब पॉइंट के पहले जो मुख्य धारा जो हुई, जो मुख्य बात हुई, उसको बताते ऐसे ही नहीं बता दें, उसके कारण क्या था, वो क्यों हुआ, उसका इफेक्ट क्या पड़ा। जब ये सब आप जान जाएंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। एज ए स्टोरी मेरा पढ़ाने का मोटो है, ये मेरा तरीका है हिस्ट्री पढ़ाने का। ये आपको कैसा लग रहा है आप हमें बताएंगे कमेंट्स से। तो तुगलक वंश का नींव कैसे डलता है बच्चों? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र होता है मुबारक शाह, उसका वजीर खुसरो शाह मारता है। खुसरो शाह में क्या क्या खूबियाँ होंगी तो वो देख लीजिए। वो प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक होता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और उसको कौन हटाता है? 1320 में ही बैठता है। उसी साल में उसके सीमांत प्रदेश के गवर्नर गाजी मलिक नाम का एक व्यक्ति जो उसे मारकर गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर कैसे बैठता है? तो उससे मारकर गद्दी पर बैठता है और नाम क्या रखता है? गाजी मलिक। तो उसका रियल नाम हो गया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक
की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का नींव रखता है। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक तो तुगलक वंश से कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक। तब देखेंगे तुगलक डायनेस्टी का, तो तुगलक डायनेस्टी कहाँ से चलेगा? गयासुद्दीन तुगलक का। इस ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको आप ध्यान नहीं देंगे तुगलक डायनेस्टी का। अब ये देखिए गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से 1325 ईस्वी तक, 1320 से 1325 ईस्वी तक गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल रहता है 5 सालों में। इन 5 सालों में ये कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या इसके कार्य अत्यंत सराहनीय माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में इसने ऐसे ऐसे कार्य किए, बहुत अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसे कार्य किए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो था वो थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का इंसान था, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही विनम्र नम्र प्रवृत्ति का इंसान, और इसके कार्य जो हुए अति सराहनीय, बहुत ही सराहनीय। अब देखिए जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं बाकी चीज़ें, तो मध्यकालीन भारत के बारे में, गुलाम वंश के बारे में जहाँ तक जानकारी प्राप्त होने, तो किस पुस्तक से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है? तो मिनहाज उल सिराज की पुस्तक है, ठीक है, मिनहाज उल सिराज के तबकाते नासरी नामक पुस्तक है, उससे प्राप्त होता है। अब जब आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश के बारे में, तुगलक डायनेस्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में अगर जानकारी हमें मिलती है तो वो कौन सी पुस्तक है? भाई पहले जो बातें हुई उनके बारे में जानने की जानकारी हमें पुस्तकों से ही तो मिलती है। तो वो पुस्तक कौन है, कैसे हमें पता चला कि तुगलक डायनेस्टी आया था, तुगलक वंश का राजा था गयासुद्दीन तुगलक, ये क्या क्या किया, ऐसे कार्य क्या थे, इसके पुत्र कैसे थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो इस सब की जानकारी हमें इब्न बतूता एक लेखक इतिहासकार है, इब्न बतूता का एक पुस्तक है रेहला नामक, आप कॉपी में नोट करेंगे, ये आपको नोट किया हुआ मिलेगा नहीं, कहीं बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन बुक्स में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम की कमी को देखते हुए आप लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, जो जो मैं बोलते जा रही हूँ इंपॉर्टेंट, जिसको लगता होगा, जिसे लगता होगा कि हमें नहीं पता वो नोट करेंगे, और जिन्हें आता होगा वो बस ऑरली सुनते जाएंगे, ठीक है। तो वो रेहला नामक पुस्तक, रेहला एक पुस्तक का नाम है, लेखक कौन है? इब्न बतूता। जानकारी इसका स्रोत क्या है, इसके बारे में, इसकी जानकारी, इसमें क्या मतलब लिखा हुआ है, इसमें तुगलक वंश के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है? तो रेहला नामक पुस्तक, इब्न बतूता उसके राइटर हैं। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या है। मुबारक खिलजी के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था। ये तुर्क एवं मंगोलों का मिश्रित जाति कुरैना तुर्क से संबंधित था। मंगोलों के 29 आक्रमण को विफल किया। उपाधि क्या था? काफिरों का घातक, क्या? गाजी का उपाधि, हाँ ये इसका गाजी मलिक इसका नाम भी था, उपाधि भी गाजी की धारण करता है। इसने सभी जागीरों को विशेषाधिकारों की गोपनीयता की जांच कराकर सभी अवैध अनुदानों को जब्त करा लिया तथा प्राप्त सभी धनराशि को वापस खजाने में रखने का आदेश दिया। अब इसका मतलब आपको पूरा मुझे पता है, एकदम श्योर है, हम आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा जो हम पढ़े होंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करूँगी, तो आप सुनिए इसको समझने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो तो बहुत लूटपाट मचाता है, लूट उट के बहुत सारा अपना धन जमा करता है, उसके पास तो राजकोषीय खजाना भरा हुआ रहता है, लेकिन उसके अयोग्य जितने भी उत्तराधिकारी हुए, 2 उत्तराधिकारी हुए, दोनों के दोनों अयोग्य हुए, ये सब अपने राज्य को संभाल नहीं सके, बल्कि जमा जमाया जो धन रखा हुआ था उसे वितरित किया, अनायास उसे खर्च किया, बिना मतलब के, बिना जगह पर बेफिजूल खर्च करके खजाना पूरा, कोष पूरा खाली कर दिया था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा और उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, तो पहला नंबर तो राजकोषीय जो जितना भी खजाना था वो सब खाली था, तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी कि राजकोषीय खजाने को भरा कैसे जाए। तो वो जब क्या करता है कि देखता है खुसरो शाह और उससे पहले का जो अलाउद्दीन का पुत्र था उसके शासनकाल में उन्होंने जितने धन को अनायास खर्च किया, बेमतलबी बेफजूली जहाँ जहाँ खर्च किया, ऐसे ही किसी को उठाकर दे दिया है, इसमें कुछ सूफी संतों को वो सब दे दिए, दान में दे दिए, तो उनसे वो पैसा क्या करता है, इकट्ठा करता है, सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। और एक और काम क्या करता है
कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है सारे अपने बिचौलिया जो होता है उनको समाप्त करने का काम करता है, और ये संघात्मक अपना गठन करता है, अपने शासन को संघात्मक रूप में लेके जाता है। तो वो उसको डिसेंट्रलाइज करता है। पहली बात तो सेंट्रलाइज नहीं करता, डिसेंट्रलाइज करता है, उसे वापस से, जिसके पहले ऐसा होता था कि सारा शासन के हाथ में तो बागडोर होती थी, लेकिन जो जितने अधिकारी होते थे उन पर एक कोई विभाग सौंपा हुआ रहता था, तो उनका विभाग जो छीन लिया था अलाउद्दीन खिलजी, सारे कुछ करों का जो होता है, भू राजस्व से रिलेटेड जो होता है, वो जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो इसको पूरा सही तरीके से नहीं देते थे, इसके वजह से उनको ख़त्म कर दिया था। तो ये वापस उन लोगों को वापस करता है, उन लोगों का जो पद होता है वो सब वापस करता है। और जिनको अनायास ये जो बेफिजूली खर्च किए थे महमूद शाह और खुसरो शाह, देखिए ये अभी हम पढ़े थे ना, खुसरो शाह और मुबारक शाह, तो इन दोनों से जो बेफिजूली ये सब खर्च करते हैं ना, इनसे पैसा मांगता है, इन सभी लोगों से पैसा इकट्ठा करके, और अपना राजकोषीय जो इसका खाली हो गया था राजकोष, उसे भरने का प्रयास करता है। समझ में आएगा, ये लाइन यही लिखा गया है। और गोपनीयता से जितने भी उसके जागीर के अधिकारी होते हैं उन सब की गोपनीयता का जांच कराता है। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या कहता है कि प्रसिद्ध सूफी संत, यहाँ पर थोड़ा कट रहा है लेकिन आप मेरी बात को सुनेंगे, क्या मैं बोल रही हूँ जो लिखा हुआ है उसी को मैं बोल रही हूँ, सुनिएगा। और क्या कहता है, प्रसिद्ध सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया। अब जब बच्चों तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगा और इतनी दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल में देखेंगे कि मुस्लिम में जो आए संत, सूफी संतों का काल, और हिंदू में भी आए कुछ निम्बकाचार्य हुए, रामदास हुए, कबीर हुए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। रामानंद जी हुए, तो इन सब के बारे में, ये सब भक्ति काल के हुए, मीरा हुई, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा तब। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तब। आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर वेयर कर नहीं रहे हैं, उतने बच्चे देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप अगर सपोर्ट करें तो हम पक्का इसके बाद भक्ति काल पढ़ाएंगे, भक्ति आंदोलन कितने हुए वो सब पढ़ाएंगे ये सब के बाद। तो उसी में निजामुद्दीन औलिया के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लेंगे। देखिए निजामुद्दीन औलिया को जो क्या करता है, मुबारक खिलजी जो होता है 5 लाख टंका देता है। अब पहले तो रुपए नहीं चल रहे थे ना, पहले याद है टंका और जीतल, तो जो तांबे की तांबे की धातु से बनी सिक्कों को जीतल, और चांदी से बने वाले को क्या कहते थे, टंका। तो जो 5 लाख टंका मुबारक शाह खिलजी जो होता है वो निज़ामुद्दीन औलिया को दे देता है। और इस बात की जानकारी किसे होती है, तो इस बात की जानकारी गयासुद्दीन तुगलक को होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक उसके पास जाता है और उससे पैसे मांगता है कि मेरे भाई जो पैसे तुमको दिए हैं मुबारक शाह ने वो तुम वापस दो, क्योंकि राजकोष पूरा खाली हो गया, उसे भरा जा रहा है। तो ये औलिया साहब क्या कहते हैं कि हमारे पास जो 5 लाख टंके थे अब वो हमारे पास नहीं रहे, हमने उसे बांट दिया, उसे खर्च कर दिया, तो हम कहाँ से दें। तो इस बात को लेकर निज़ामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक, औलिया और तुगलक के बीच में थोड़ा मनमुटाव होता है। और ये मनमुटाव अब ये स्टार्टिंग हुआ है, इस तरह से चलते ही जाता है, बढ़ते जाता है, ये ख़त्म नहीं होगा, अब चलते ही जाएगा। अब देखेंगे निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में पढ़ लिए, आपका पॉइंट भी वही कहता है, इसे आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है, साफ साफ आप देख सकते हैं। सॉरी, जो इसको खुसरो खां ने दिया था, ठीक ना, इसमें मैं आपने कह दिया मुबारक शाह खिलजी ने दिया था, आप परेशान ना होंगे, खुसरो खां ने दिया था। ओके, आगे चलिए। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भ्रष्टाचार एवं गबन को रोकने के लिए अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया और पदोन्नति की। अब देखो भैया, अलाउद्दीन खिलजी जो होता है ना, इसके समय में क्या होता है कि ये वेतन सैनिकों को, बहुत अधिकारियों को वेतन बहुत कम देता है। गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है, इनकी पदोन्नति करता है, इनकी पदोन्नति मतलब प्रमोशन करता है, और इनका पैसा भी बढ़ा देता है ताकि ये भ्रष्टाचार न करें और निष्ठा भाव से अपनी सेवा करें। तो ये सब कार्य आप देख रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के क्या क्या कार्य हुए जब वो गद्दी पर बैठा। और देखिए गयासुद्दीन तुगलक का सर्वश्रेष्ठ सेनापति था, जिसके कारण उसे सैनिकों से अधिक लगाव था। इसने दाग यानी कि घोड़े को दागने की तथा हुलिया
प्रथा कठोरता से लागू किया। स्वयं सैनिकों के वेतन का रजिस्टर का जांच करना आरंभ किया। और देखिए क्या किया कि सैनिकों के वेतन के साथ कोई धांधली ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए क्या किया कि सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन, उसको जो रजिस्टर में नोट किया जाता था, उसकी जांच, उसका ऑडिट जो है वो स्वयं करने लग गया। कौन? तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और क्या किया? यातायात सुविधा एवं डाक सुविधा में सुधार किया। सल्तनत काल में डाक प्रणाली में पूर्ण रूपेण से व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। लेकिन बच्चों, ये जो डाक व्यवस्था थी, ये आम लोगों के लिए नहीं हुआ करती थी। ये बस शाही सूचना के आदान प्रदान के लिए हुआ करती थी। 3-4 किलोमीटर के अंदर पर, 3-4 मील के अंदर पर घुड़सवारों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। किसके लिए? तो डाक व्यवस्था के लिए। अगर कहीं किसी राज्य से, किसी क्षेत्र से कोई खबर आया तो उसे राजा के पास जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए इसने डाक व्यवस्था को ये किया, मजबूत किया, उसे बढ़िया अच्छा बनाया। और क्या क्या? यातायात सुविधा जो खराब पड़ी हुई थी उसे भी ठीक कराया, यातायात सुविधा को ठीक कराया है। और डाक सुविधा को बढ़ाया। अब डाक घर की जो संख्या बढ़ाया, डाक सुविधा को जो बढ़ाया, तब इसके लिए इसका कोई पद भी बनाया होगा। अरे भाई, जब कोई वैकेंसी आएगी तो उससे पद भी तो होंगे। अगर डाक का बढ़ा, जब डाकघर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि पोस्ट मास्टर की वैकेंसी आएगी, पोस्टमैन की वैकेंसी आएगी। तो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर की वैकेंसी आएगी तो ये पद हुआ पोस्टमैन का, पोस्ट मास्टर का। उसी प्रकार से देखिए कि अधिक, यदि जब ज़्यादा से ज़्यादा ये लगने लगे, पोस्ट ऑफिस के लिए लगने लगे, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंगें, तो उस पद को क्या कहा जाने लगा? तो मुमालिक, बरीद मुमालिक का पद दिया गया, जो मंत्री के अधीन हुआ करता था। ये देखिए इसके क्या कार्य थे। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे। गयासुद्दीन तुगलक जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें कृषकों को सिंचाई के लिए नहरों को खुदवाना पहला शासन था। अब देखिए बच्चों, इसने क्या किया कि डाक व्यवस्था में तो उचित प्रबंध किया ही किया। पहला शासक जिसने नहरों की खुदाई करवाई वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है सैनिकों से और शिक्षाओं से सैनिकों से और शिक्षा से अधिक मिल मेल करके रहता था, अधिक पसंद किया जाता था। और इसके बारे में आप जानिए ये इसने क्या क्या किया। और इसका सैन्य अभियान देखेंगे। तुगलक ऐसा पहला राजा हुआ जिसने नहरों का खुदवाया, नहरों का निर्माण कराया सिंचाई के लिए। तो अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के राजा हुए किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। इसने जो जो कार्य किया। अभी इसका देखिए सैन्य अभियान। तो आपसे अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ ले कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक का प्रथम सैन्य अभियान, तो आप बताएंगे वारंगल, तेलंगाना। आज का जो तेलंगाना है उस समय में वारंगल के नाम से फेमस हुआ करता था। तो वारंगल के खिलाफ प्रथम युद्ध किया कौन? तो ये गयासुद्दीन तुगलक वारंगल के खिलाफ प्रथम युद्ध किया, लेकिन उस समय वो जीत नहीं पाया। लेकिन फिर से 1321 ईस्वी में तेलंगाना पर ही फिर से आक्रमण किया, वारंगल पर ही आक्रमण किया, और इस बार वो जीत गया। तो ये इसके सैन्य अभियान पहला था। और फिर उसके बाद वो जीजानगर कौन है? तो उड़ीसा, नवीन नाम उसका है उड़ीसा। और नवीन का नया नाम तो ओडिशा हो गया, उड़ीसा जिसका नाम है। और इसका आदिकाल में सल्तनत मध्यकालीन भारत में इसका क्या नाम था? तो जीजानगर। तो उसके बाद जीजानगर पर आक्रमण करता है। और इसका लास्ट आक्रमण रहता है ये गयासुद्दीन तुगलक का लास्ट आक्रमण जो होता है बंगाल के खिलाफ होता है। बंगाल के खिलाफ इसका लास्ट आक्रमण होता है। तो आपने देखा कि ये गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियान क्या थे हैं, इसकी व्यवस्थाएं क्या थी, इसने किन किन पदों का नियुक्तिकरण किया, कार्य इसके क्या किए, लोक कल्याणकारी कार्य क्या थे। और इसने क्या किया कि दिल्ली के पास में स्थित एक पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक शहर का स्थापना कर दिया। दिल्ली के नज़दीक में स्थित एक
पहाड़ी पर तुगलकाबाद नामक एक शहर को बसाया और वहाँ एक आलीशान दुर्ग का निर्माण कराया। अपने मकबरे का भी निर्माण वे स्वयं कराता है। कौन? गियासुद्दीन तुगलक अपने मकबरे का निर्माण भी कराता है। किस तरह से कराता है, उसका बेस क्या होता है? तो हिंदुओं में जो मंदिर में देखते हैं कलश लगा हुआ रहता है, तो उस कलश और आमलक के सिद्धांत पर अपना मकबरा बनवाता है, अर्धगोलाकार। अच्छा देखिए, हमारे मंदिरों में जो होता है ना, तो ऊपर के जो भाग होते हैं अर्धगोलाकार टाइप में थोड़ा होता है ना, तो इस प्रकार से अपना मकबरा बनवाया। तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण कराया, मतलब दुर्ग, और नगर का भी निर्माण कराया, और अपनी राजधानी को दिल्ली से तुगलकाबाद ट्रांसफ़र कर लिया। कौन किया? तो ये ऐसा करने वाला कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक था। गियासुद्दीन तुगलक का लास्ट अभियान कौन रहा? तो बंगाल के खिलाफ लास्ट अभियान रहा। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। बंगाल से जब ये वापस आता है, मौत तो इसकी होती है, लेकिन एक और बात जान लीजिए, जो निज़ामुद्दीन औलिया था ना, जिसने आप पढ़े होंगे कि उसका मन मुटाव हो गया था, पैसा वापस नहीं दिया था, तो उसने बोल दिया था कि वो तो मैंने दान कर दिया, कहाँ से वापस दूँ। तो इसी औलिया को जब वो युद्ध करके बंगाल से जीत के आ रहा होता है, तो औलिया से कहता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पूर्व तुम दिल्ली को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो क्या कहता है कि सुल्तान अभी दिल्ली दूरस्तो, मतलब अभी दिल्ली दूर है, और देखिए होता भी यही है। जैसे ही ये दिल्ली में आता है, ये गियासुद्दीन तुगलक, तो इसका बेटा होता है गियासुद्दीन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक बेटा होता है। इसने क्या किया कि एक लकड़ी के भवन का निर्माण अपने पिता को खुश करने के लिए करता है, लेकिन ये लकड़ी का महल में ये कुछ विद्वान ऐसा करते हैं कि हाथियों का आना जाना भी ये फ्री करवा दिया था। अब जब लकड़ी के महल में हाथी घुसेंगे बच्चों, तो बताइए ना क्या होगा? आप सोच ही सकते हैं क्या होगा। तो लकड़ी सारी टूट गई और लकड़ी गिर गई किसके सर पे? तो गियासुद्दीन तुगलक के सर पे, और सर पे भारी चोट लगने की वजह से गियासुद्दीन तुगलक मर गया। तो निज़ामुद्दीन औलिया की बात क्या हो गई? सत्य हो गई। उसने कहा था ना कि अभी दिल्ली दूरस्तो, तो यहाँ निज़ामुद्दीन औलिया की बात सत्य हो गई। और इसके बाद जो होता है, गियासुद्दीन तुगलक का किरदार भी यहीं पे समाप्त हो गया। गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पे मर गया। तो नेक्स्ट कौन बैठेगा उसका उत्तराधिकारी? तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम नहीं होता है बच्चों, नाम तो उसका जूना खान होता है। इसके पुत्र जो होता है जूना खान नामक, इसके 4 पुत्र होते हैं, ठीक ना। गियासुद्दीन तुगलक के मतलब गाजी मलिक के 4 पुत्र होते हैं, और ये सबका नाम चेंज कर देता है फेमस करने के लिए, उन्हें फेमस करने के लिए, मतलब प्रसिद्धि बटोरने के लिए। पहले का नाम उलूग खां रख देता है, दूसरे का नाम किसलू खां रख देता है। इस प्रकार से नाम चेंज कर देता है उन्हें पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए। अब तुगलक के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आज का क्लास आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और नेक्स्ट क्लास में हम आपका इंतज़ार करेंगे। प्लीज़ कम हियर एवरी स्टूडेंट। नमस्कार, जय हिंद।